So welcome back to our segment India is asking and Dr. A फरिश्ता is answering। तो सर ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ सवाल दर्शकों के लिए थे जो कि पैन इंडिया से आए थे, और ब्रेक के बाद भी इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नागपुर की, जहां से प्रिया ने सवाल पूछा है कि क्या देर रात को खाना खाने से हार्ट हेल्थ पर इफेक्ट होता है, और अगर हाँ तो डिनर का जो आइडियल टाइम है वो क्या होना चाहिए। देखिए, हमारी सभ्यता यही रही है कि सूर्यास्त से पहले हम लोग को खाना खा लेना चाहिए, डिनर जी, और सुबह जल्दी उठना चाहिए जी। ये इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि यू डोंट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं जी, तो खाना आपका हजम होने तक, तो इसलिए आपको खाना डिनर के, जब डिनर खाते हैं और सोते हैं उसके बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। हम तो खाना खाते हैं वैसे ही बिस्तर में चले जाते हैं जी, और लेट नाइट में खाना खाने से उन जो प्रक्रिया है हजम होने की वो ठीक नहीं रहती। तो इसलिए खाना खाने के बाद, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि खाना खाने के बाद आपको चलना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद आपको बैठना नहीं चाहिए, या जो भी है जी। आप सब कुछ कर सकते हैं। हार्ट के मरीज ना हो तो, अगर आप हार्ट के मरीज हैं तो आपको खाना खाने के बाद आराम करना आवश्यक है, बैठे रहें, चले नहीं, क्योंकि हार्ट के मरीज होने से आप अगर खाना खाने के बाद चलेंगे तो आपको खून की सप्लाई हार्ट में कम होगी, क्योंकि पेट में ज्यादा होगी हजम करने की जी। तो इसलिए, और खाना खाने का आइडियल वक्त यही है कि जल्दी खाना खाएं, कम से कम सोने के 2 से 3 घंटे पहले, और लेट नाइट जितना खाना खाएंगे उतना हार्ट के लिए और पूरे शरीर के लिए नुकसानकारी है। सर इसमें एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग जैसे ओवर टाइम करते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं, जॉब वाले होते हैं, तो वो क्या ऑप्शंस इसमें अपना सकते हैं। फास्टिंग कर सकते हैं, रोज तो ओवरनाइट करेंगे नहीं, फास्टिंग करने, हाँ, कम खाएं। अगर 10 बजे सोना है तो 7 बजे खाना खा लें। उसके ऊपर जाने से सिर्फ शरीर को नुकसान होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, वेट भी गेन हो सकता है। वेट तो गेन होता ही। बिल्कुल सर। सर शिलोंग से नीरज ने सवाल किया है कि क्या कार्डियो एक्सरसाइज करने से हमें मसल्स गेन करने में मुश्किल होती है, और क्या मसल्स जलते हैं, और क्या हार्ट पर भी स्ट्रेस ज्यादा आता है। नहीं, कार्डियो करना तो बहुत अच्छा होता है जी, बट अब जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें ये स्थापित हो चुका है कि आप हेवी एक्सरसाइज या कार्डियो कर रहे हो या आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हेवी एक्सरसाइज करना आपको कहीं भी फायदा नहीं देता, हार्ट को भी फायदा नहीं देता और शरीर को भी फायदा नहीं होता। सिर्फ एस्थेटिकली यू बिल्ड मसल्स, और एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आपकी वाइटल कैपेसिटी, फेफड़े की और हार्ट की पंपिंग पावर, ये सब इंप्रूव होता है, लेकिन हार्ट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी ये कहीं प्रतिपादित नहीं हुआ है। तो साइंटिफिक रिसर्च ओनली सेज दैट यू शुड डू वेरी माइल्ड एक्सरसाइज, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू डू, जो आप करें पर माइल्ड करना चाहिए, और बहुत ज्यादा देर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, हफ्ते में 4 दिन बहुत है। रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज के बाद, ताकि मसल्स को रिकवर होने में जो वक्त मिले और आपकी मसल स्टिफ ना हो। ज्यादातर आप देखेंगे जो पहलवान होते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग ज्यादा करते हैं, वेट ज्यादा, तो उनकी पोस्चर चेंज होता है, ऐसे चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, वो अकड़ और सर फुर्ती नहीं दिखती उनके में, हो ही नहीं सकती फुर्ती के लिए आपको अपनी मसल्स को सपल रखना है, फ्री रखना है, मसल्स को सपल रखना है। अगर आपको किसी फिल्म स्टार को याद करके एक्सरसाइज करनी हो तो आप अक्षय कुमार को याद करें कि he has got such good muscles, but his body is very flexible. Flexibility is more important, ताकि आपको आगे चल के आपको जॉइंट की तकलीफ या अन्य तकलीफ ना हो। ज्यादातर आप देखेंगे जो लोग खेलते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके घुटने खराब हो जाते हैं, उनकी बाहें खराब हो जाती हैं, क्योंकि उन लोग रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते। स्ट्रेचिंग करना जिम में जाने के बाद बहुत जरूरी है। जब आप काम अपना खत्म कर रहे हैं और जब जिम छोड़ने का वक्त आ गया निकलने का, तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करिए। अच्छा, जिम करने के बाद करना है स्ट्रेचिंग? जब आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद आखिरी चीज होती है स्ट्रेचिंग। स्टार्ट भी स्ट्रेचिंग से कर सकते हैं? देखिए, दोनों स्ट्रेच अलग होते हैं जी। एक होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग और एक होती है काइनेटिक स्ट्रेचिंग। अच्छा, दोनों स्ट्रेचिंग अलग है। आप जो पहले जिम में जाते हैं और जो एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो फिक्स स्ट्रेचिंग नहीं होती है, वो आप मसल्स को एक्टिव करते होते हैं, है ना, आप एक्टिव कर रहे हैं मसल्स को, ब्लड सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होती है
एक्टिव स्ट्रेचिंग। जो आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं, जो आपने एक्सरसाइज कर ली, काम खत्म हो गया आपका, उसके बाद जो करते हैं वो आपको स्ट्रेच करके मसल्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जी सर। एक्सरसाइज करने या वेट उठाने का मतलब होता है मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब आपको स्ट्रेच करके उस मसल्स को वापस जगह पे लाना है और वैसा उसको काउंट करना है, 10 तक रोकना है। 1 2 10 काउंट करेंगे तो वो मसल्स वापस जहां से निकली थी वहीं पहुंच जाएंगी। और उसके बाद ये हो गई आपकी पैसिव स्ट्रेचिंग। दिस इज द स्कीम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। ये नहीं कि जिम में गए, वजन उठाया, ये करे वो करे और चले, वैसा नहीं कि थोड़ी देर बैठ गए, चाय पी लिया, कुछ जूस वूस पी लिया, रिलैक्स हो गया, ऐसा नहीं। दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग, और वो भी पैसिव स्ट्रेचिंग। यू शुड स्पेंड एटलीस्ट मतलब 5 मिनट 10 मिनट तो आपको ये पैसिव स्ट्रेचिंग करना है। उसमें बार बार नहीं करना। आपने अगर आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज की तो बाइसेप्स मसल को आपको पूरा अपनी ओरिजिनल जगह पे लाना है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल आपकी छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो उसको वापस जगह पे लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो होता है एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आफ्टर एक्सरसाइज, तो वो जरूरी होता है। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर कि स्ट्रेचिंग भी 2 तरह की होती है। तो जो आप एक्सरसाइज के पहले करते हैं वार्म अप के तौर पर हम कह सकते हैं, exactly. और फिर बाद में जब आपने कंप्लीट कर लिया पूरा सेशन, उसके बाद मसल्स को अपनी प्लेस पर लाने के लिए भी आपको स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आपने पूछा था शिलोंग से नीरज सवाल कि ये कार्डियो करने से क्या मसल्स जलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले सवाल सर पंजाब के लुधियाना से अमनदीप ने पूछा है कि क्या सरसों के तेल में खाना पकाना दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है या हानिकारक? गुड, अच्छा होता है, इट इज गुड। सरसों के तेल में खाना पकाना और खाना खाना जी वाकई में अच्छा होता है, और बाकी तेलों से सरसों का तेल काफी बेहतर होता है। राइस ब्रैन और सनफ्लावर, ये जितने तेल हैं उनसे सरसों का तेल कहीं बेहतर है। अच्छा, कहीं बेहतर होता है वहाँ खाना, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। और अपने यहाँ भी आप देखेंगे कहाँ पे सरसों का तेल का खाना ज्यादा बनता है, बंगाल में, बिहार में भी यूज होता है शायद सर। बिहार में वहाँ हार्ट के मरीजों की तादाद कम है, वहाँ कम है जी, क्योंकि वो लोग सरसों का तेल खाते हैं। जहाँ सरसों का तेल खाया जाता है और जहाँ नारियल का तेल खाया जाता है जी, नारियल का तेल केरला में, हाँ, तो वहाँ भी उनकी हेल्थ अच्छी रहती है जी, और बंगाल में भी उनकी हार्ट की हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ इज गुड, बिकॉज उन लोग सरसों का तेल खाते हैं और केरला में वो लोग जो है नारियल का तेल खाते हैं। दुनिया में पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब सारी जगह सारे लोग पूरी दुनिया में ये मान रहे हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल और कुकिंग फूड इज मस्टर्ड ऑयल 1 एंड घी से भी बनाते हैं सर। घी से भी बनाते हैं जी, तो ये खाना है। और कोकोनट ऑयल इज वेरी ऑयल, देन ऑयल का मतलब है कोकोनट ऑयल, दूसरा ऑयल उसके कंपैरिजन में कोई नहीं। और अगर आपको कोकोनट ऑयल भी नहीं तो आप गाय का घी खाइए। ये सब का जो क्या है, जो बर्निंग पॉइंट है जी, मतलब जिसमें वो बर्न होके ऑयल जाता है, तो वो जब खाना जब आप गर्म कर दें तो वो उनका बर्निंग पॉइंट हाई है घी का, इसलिए वो खाने को जितना भी आप यूज करते हैं वो यूज होता है, लेकिन वो खराब नहीं, उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते नहीं, तो वो खाने को पूरा वो कर लेता है, फ्राई करना हो पकाना हो वो सब कर देता है, और वो खुद खराब नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, जिनका ये कम होता है बर्निंग पॉइंट, तो जल्दी से खाना बन गया, फिर आपने वो तेल निकाला, फिर दूसरे खाने में डाल दिया। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कोकोनट ऑयल एंड घी, प्योर घी। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सरसों के तेल में खाना पका सकते हैं और कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, घी का तो यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने इसका जिक्र अपने पिछले पॉडकास्ट में भी किया है मेडिट्रुथ्स के। डॉक्टर फरिश्ता ने सरसों तेल के बारे में बताया कि उसमें मुफा यानी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हार्ट के लिए गुणकारी होते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुवाहाटी एंड पूजा इज आस्किंग, क्या सुबह खाली पेट वार्म वाटर विद लेमन पीना हार्ट और शरीर दोनों के लिए अच्छा होता है? जी अच्छा होता है, ऑफ कोर्स अच्छा होता है जी, बिकॉज इफ यू टेक लेमन इन द मॉर्निंग, आप लेमन को ऐसा ले लिए, लेमन को कंसंट्रेटेड फॉर्म वो न लें, डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, डाइल्यूट करना है, तो गर्म पानी में डाइल्यूट कर लें जी, या ऐसे डाइल्यूट कर लें, तो इट इज गुड। लेमन इज अ गुड, स्कॉर्बिक एसिड जो होता है लेमन का फॉर्मूला, इट इज अ गुड थिंग बिकॉज इट इंक्रीजेस द एसिडिटी एंड इट हेल्प डाइजेशन। यस सर, बेसिकली डाइजेशन अच्छा होता है, और हम लोग तो ये मानते हैं कि अगर आपका पेट अच्छा होगा
तो आपके सब अंग अच्छे होंगे, हार्ट भी अच्छा होगा, ब्रेन भी अच्छा होगा, दिमाग भी अच्छा होगा जी। तो आपको पेट अच्छा रखना है और इसके लिए और वजन भी कम करता है, गट हेल्थ अच्छी रखनी है, गट हेल्थ अच्छी रखता है, तो आपको वजन भी आपका कंट्रोल कर सकता है। और हार्ट के लिए भी आपको यूज करने में, क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज लेमन के साथ ये है कि इट कंटेन्स विटामिन सी, और विटामिन सी इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करता है, और क्योंकि स्ट्रेस कम करता है इसलिए जो आर्टरीज होती हैं, हार्ट की आर्टरीज होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाता है, वो सिकुड़ती नहीं है जी। और अभी तो कोरोना का टाइम आ ही गया, फिर से आप विटामिन सी जरूर लीजिए। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है जी सर। तो ये दोनों चीज इतनी बड़ी एडवांटेज की चीजें हैं जिस पर इतना काम हो चुका, इतना काम हो चुका, और इतनी किताबें लिख चुके हैं लोग जी कि जोड़ों के दर्द में, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज और पार्किंसंस के मरीज जी जी, मैं तो देता भी हूँ बहुत सारे लोगों को जी, तो विटामिन सी लेना चाहिए, नींबू लेना बहुत अच्छा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केरला एंड राजीव इज आस्किंग, क्या हाई प्रोटीन डाइट लेने से सर हार्ट पर कोई दबाव पड़ता है, खासकर जो व्यक्ति कोई हार्ट प्रॉब्लम से पहले जूझ चुका हो? हार्ट की कौन सी प्रॉब्लम से जूझ चुका है वो इम्पोर्टेंट है जी। नंबर 1, हाई प्रोटीन डाइट इज अ गुड डाइट। प्रोटीन अच्छा होना एक अच्छी डाइट होती है, अगर उसको जितना खाने की परमिशन दी गई है वो खाता है, प्रोटीन के रूप में खाता है, हाई प्रोटीन है, बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स कम होंगे, लेकिन उसको साथ में अपने पानी की मात्रा और नमक की मात्रा को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है हार्ट के मरीजों के लिए, क्योंकि अगर उसको सूजन वगैरह हार्ट की वजह से होगी तो फिर उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है पानी में और नमक में। प्रोटीन में उतना रेस्ट्रिक्शन तभी होता है जब उसका किडनी का फंक्शन खराब हो, अगर किडनी के फंक्शंस में खराबी नहीं है तो ही कैन, मतलब सेफली आप प्रोटीन दे सकते हैं, अच्छा है, प्रोटीन से बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है जी। ये अच्छी बात है कि प्रोटीन आप ले सकते हैं चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी रही हो, और अच्छा प्रोटीन आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। सर भोपाल से आयुषी पूछ रही है कि सर क्या रोजाना स्ट्रेस लेना हार्ट डिजीज की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है, और कैसे इसे साइंटिफिकली हम मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस इज द प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, एंड इट इज रूट कॉज। यस सर, क्योंकि आपने स्ट्रेस की बात की जी सर, और हार्ट से आप रिलेट करने की कोशिश कर रही हैं जी जी कि स्ट्रेस क्या हार्ट के लिए नुकसान है, तो मैं आपको बताऊं, एक बीमारी है, शायद उसके पहले मैं कभी कुछ महीनों पहले या सालों पहले एक पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूं मेडिट्रूथ में जी, कि एक बीमारी है टोकुशाबू सिंड्रोम जी जी। टोकुशाबू सिंड्रोम में ये है हार्ट ब्रेक सिंड्रोम, जिसे आपने बताया था, ब्रोकन हार्ट। अगर आपके घर में कुछ हो गया या दोस्त कुछ हो गया, कोई बड़े भारी इमोशनल अपसेट हो गया जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाए, तो ऐसे लोगों को दिल का दौरा पड़ता है जी। दिल का दौरा पड़ना ऐसा पड़ता है कि उसको आप सामान्य जो दिल का दौरा पड़ता है उससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जी, बट दीज पीपल गेट द सेम टाइप ऑफ पेन, वैसे ही पसीना निकलेगा, वैसे ही दर्द होगा और वैसा ही ईसीजी के चेंजेस आएंगे, सब कुछ वैसी रहता है, उनके एंजाइम्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसी। और अभी शायद जो पेपर में रायपुर के बारे में एक कोई किसी का केस आया हुआ है, मैंने उस डॉक्टर साहब से कहा भी है कि आप उसको ताकतशुबू के लिए इन्वेस्टिगेट करिए, वही निकलना चाहिए जी सर, क्योंकि ही वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड, 13 इयर्स का, इतनी कम उम्र में। तो उसकी कोरोनरी, तो उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट अभी अखबार में ठीक से छपी नहीं जी जी जी, तो उनकी कोरोनरीज नॉर्मल नहीं थी, लेकिन ताकतशुबू में होता है कि उनकी जो नलियां होती हैं वो सामान्य होती है, एकदम नॉर्मल होता है, फिर भी दिल का दौरा पड़ गया। टीचिंग यही है कि नली जब सिकुड़ जाए, खून सप्लाई ना हो हार्ट में, तब अटैक आता है जी। तो ताकतशुबू में खून की नलियां सामान्य होती, नॉर्मल होती है, लेकिन हार्ट का अटैक फिर भी आता है, और उसमें जो हार्ट का एपेक्स होता है वो ऐसा गोलाकार हो जाता है जी सर। तो लेकिन वो अच्छी कंडीशन इसलिए होती है कि सही तरीके से इलाज करने पे और सही तरीके से आराम करने पे वो पूरी तरह ठीक हो जाती है 2 से 3 हफ्ते में। तो लेकिन स्ट्रेस जब एक दिल का दौरा कर सकता है ऐसे जी, जो कि बीमारी बन चुकी जापानीज ताकतशुबू कार्डियोमायोपैथी, तो ऐसे भी स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, नली का सिकुड़ना जी, और एड्रेनलिन का रिलीज होना, ऐसे बहुत तमाम चीजें होती हैं जो सीधा स्ट्रेस से और टेंशन से होती है। टेंशन से दूर रहना कहने में आसान है लेकिन मुश्किल होती है,
योगा वगैरह करके और अपने आप को ध्यान करके और प्रॉब्लम को समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने से ज्यादातर स्ट्रेस कम हो सकता है। जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हमारा ज्यादा फोकस हो ताकि स्ट्रेस ज्यादा एनहांस ना हो। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गोवा एंड रिचा हैज आस्क्ड, क्या रोजाना एस्पिरिन या कोई हल्का ब्लड थिनर लेना दिल की सुरक्षा करता है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं? देखिए, दिल की सुरक्षा करता है एस्पिरिन, जी, खून को पतला करने में, इसमें कोई संदेह नहीं। जी जी। लेकिन इसको जनरल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंड करना वो एक दूसरा सवाल है। जी, जनरल पॉपुलेशन के लिए एस्पिरिन लेना रिकमेंडेड नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। कि हर आदमी एस्पिरिन 35 साल उम्र नहीं हुई तो एस्पिरिन खाते रहते हैं 75 मिलीग्राम की, नहीं, उसको नहीं खाना। और जो खा भी रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। जी, जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको कुछ नहीं, बेवजह नहीं खाना है, बेवजह नहीं खाना है। प्रोटेक्टिव है उनके लिए जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, जी, जिनको दूसरी तकलीफ हो, जिनको हार्ट की बीमारी हो, उन सबको खून पतला रखना जरूरी होता है, उनके लिए जरूरी है। हर एक आदमी को नहीं खिलाना चाहिए। तो ऐसा है कि बेवजह आपको नहीं लेना है, डॉक्टर से पहले प्रॉपर आप कंसल्ट करें और अगर वो रिकमेंड करें तो आप लें, और ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो कि रिपोर्ट्स को एग्जामिन ना करें बल्कि आपको एग्जामिन करें, जैसे कि हमने आज बात की है। सर, नोएडा से सनी का सवाल है कि सर, क्या फास्टिंग यानी उपवास रखने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या साइंटिफिक बेस है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड, अच्छी चीज है, आई रिकमेंड। उसमें 2-3 तरीके से हो सकता है। कुछ तो ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि 9 घंटे और 8 घंटे ऐसा करके 16 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, गैप रखना है, ऐसा एक रहता है। वो आप उतना फास्टिंग रखिए और 8 घंटे आप खाइए। तो 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग करते हैं कि 1 मील पर डे, दिन में 1 ही मील खाएंगे, और कुछ लोग 5 दिन खाते हैं, 2 दिन, ऐसे कई तरीके अलग अलग तरह से करते हैं, आवर्स, डेज एंड वीक्स के हिसाब से। तो चीट डे बना देते हैं, ये करते हैं। तो ये सब रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंड करते हैं, बट दे आर ऑल गुड। व्हेन यू गिव फास्टिंग चैलेंज टू द हार्ट, इट इज गुड। इंटरमिटेंट फास्टिंग समझदारी से की जाए जी तो हार्ट के लिए फायदेमंद है। कितनी समझदारी से किस मरीज में की जाए वो डॉक्टर बताएगा जी सर, लेकिन इट इज ए गुड थिंग फॉर द हार्ट। दिल के लिए अच्छा होता है, दिल के लिए अच्छा होता है। तो ये थे सारे हमारे व्यूअर्स के सवाल जो पैन इंडिया से डॉक्टर फरिश्ता से पूछे गए थे, और सर ने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही फैक्चुअल इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। एज यूजुअल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेडिटोस में आकर दर्शकों को तमाम विषयों पर अहम जानकारी देने के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जल्दी हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इंफॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।